आज का हमारा पाठ है लखनवी अंदाज, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का 12वां अध्याय है। इस कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। प्रस्तुत कहानी लखनवी अंदाज में यशपाल जी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है, यह बताने की कोशिश की है कि बिना कथ्य विचार तथा पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यहाँ कहानीकार ने सामंती वर्ग का करारा व्यंग्य किया है। इस पाठ में लेखक ने ऐसे नवाब के विषय में बताया है जो लेखक के सामने अपनी नवाबीगिरी का झूठा प्रदर्शन करता है। यूं तो यह कहानी लेखक यशपाल ने यह साबित करने के लिए लिखी थी कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसको पढ़ा जा सकता है। इस कहानी में लेखक यशपाल जी ने उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो कभी रियासतों के मालिक थे, लेकिन आज भी वह उस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अब उनकी रियासतें छिन गई हैं। वो आज भी वास्तविकता से बेखबर होकर एक बनावटी जीवन शैली के आदी हैं। मतलब वो सामंती वर्ग के लोग आज भी अपनी बनावटी शैली को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, अपनी शान और शौकत को बढ़ाने के लिए झूठा दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों पर लेखक ने इस पाठ में कटाक्ष किया है, उस पैसे वाले सामंती वर्ग पर। लेखक कहता है कि कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक कहना चाहता है कि आज भी कुछ सामंती वर्ग जैसे लोग मिल जाते हैं। अब हम पाठ पढ़ते हैं लखनवी अंदाज, यानी लखनऊ का अंदाज। इस कहानी में भी नवाबी वर्ग पर व्यंग्य किया गया है और लखनऊ को भी नवाबों का शहर कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। मुफस्सिल क्या होता है? केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द की जगह को मुफस्सिल बोलते हैं। तो पैसेंजर ट्रेन, तो लखनऊ की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने के लिए फुकार रही थी मतलब सीटी बज रही थी चलने के लिए ट्रेन की। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो यहाँ किसके बारे में बताया गया? लेखक के बारे में, कि लेखक आराम से एकांत में बैठना चाहता था और अपनी नई कहानी के विषय में कुछ सोचना चाहता था तथा अकेले बैठकर खिड़की से प्राकृतिक दृश्य, प्रकृति के दृश्य देखना चाहता था। इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। ट्रेन का कौन सी क्लास का टिकट लिया उसने? सेकंड क्लास का टिकट। और क्यों लिया? वो आराम से अकेले बैठना चाहता था, भीड़ से दूर होकर और एकांत में बैठकर अपनी नई कहानी के विषय में सोचना चाहता था। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गई। गाड़ी चलने ही वाली थी। जल्दी जल्दी में वो एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। मतलब जैसा लेखक ने अनुमान लगाया था ना, उस वैसा कुछ नहीं हुआ। डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब जहाँ कोई भी व्यक्ति न हो। डिब्बा खाली नहीं था। लेखक ने क्या सोचा था कि अकेले डिब्बे में बैठकर और अपनी कहानी के बारे में सोचूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। एक बर्थ पर, ट्रेन की सीट
जो ट्रेन की लंबी सीट होती है जिस पर हम सो भी सकते हैं उसको बर्थ कहा जाता है। तो ट्रेन के डिब्बे की उस सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पौष सज्जन, सफ़ेद कपड़े पहने एक सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे हुए बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। उसके सामने 2 बिल्कुल ताजे और चिकने चिकने खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तो डिब्बे में अचानक लेखक के चढ़ जाने के कारण जो वहाँ नवाबी नस्ल का सज्जन व्यक्ति बैठा था उसकी आंखों में विघ्न के भाव और असंतोष के भाव लेखक को दिखाई दिए कि शायद जो वो नवाबी नस्ल का व्यक्ति बैठा था वो भी इसीलिए बैठा था, उसने भी सेकंड क्लास का टिकट इसीलिए लिया था ताकि वो एकांत में बैठ सके। और लेखक के चढ़ जाने से उसके चेहरे पर मतलब असंतोष के असुविधा के भाव दिखाई दिए लेखक को। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो लेखक की आदत होती है कल्पना करने की। तो लेखक सोचता है कि ये इसलिए असुविधा मतलब इसके मुख पर असंतोष के भाव शायद इसलिए दिखाई दिए, ये भी शायद अपनी कहानी के लिए कुछ सोच रहा होगा। या इसके सामने खीरे रखे हुए हैं तो खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि ये नवाबी नस्ल का व्यक्ति और तुच्छ खीरों को खा रहा है। शायद अकेले में बैठकर वह खीरे का आनंद लेना चाहता था। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो जो वहाँ पर सज्जन व्यक्ति बैठे थे नवाब साहब, उसने संगति के लिए कोई जोश नहीं दिखाया, मतलब उससे कोई बात नहीं की लेखक से, नहीं उनका स्वागत किया, नहीं कुछ बोले। तो लेखक ने भी सामने की सीट पर बैठकर और उससे आंखें चुरा ली। लेखक भी उससे नहीं बोले, ठीक है, दोनों चुपचाप बैठ गए। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक चुपचाप अकेले बैठा था और लेखकों की आदत होती है कल्पना करने की। तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। खाली बैठे बैठे कि नवाब साहब क्यों असुविधा और संकोच महसूस कर रहे थे, तो उसके बारे में कई तरह की कल्पनाएं करने लगे। शायद ये करना चाहता होगा, शायद ये दिखाना चाहता होगा, ऐसी कल्पनाएं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। तो लेखक ने क्या अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने अकेले यात्रा करनी चाहिए होगी और कहीं दूर इसको जाना नहीं था, इसलिए किफ़ायत मतलब कम खर्च करना, बचत करना। तो बचत करने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। और अब मतलब इनको ये सहन नहीं हुआ कि कोई और सज्जन व्यक्ति इनको मंजिले दर्जे सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करता हुआ देखे, इसलिए इनको असंकोच महसूस हो रहा है। आगे हैं, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। और अकेले बैठकर सफ़र करने की इन्होंने सोची थी और वक्त काटने के लिए इन्होंने खीरे खरीद लिए होंगे और अब किसी और व्यक्ति के सामने ये खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को खाए कैसे। ठीक है, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। लेखक कनखियों से टेढ़ी नज़रों से उसको देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, और नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे। आगे हैं, प्रस्तुत कहानी लखनवी अंदाज में यशपाल जी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि बिना कथ्य विचार तथा पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है। यहाँ कहानीकार ने सामंती वर्ग पर करारा व्यंग्य किया है। भीड़ से बचने के लिए लेखक ने दूसरे दर्जे का टिकट खरीदा और वे रेलगाड़ी के एक डिब्बे में सवार
हो गए। दूसरे दर्जे का डिब्बा लगभग खाली ही था। केवल एक सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके पास 2 खीरे पड़े थे। उसके चेहरे पर चिंता और संकोच के भाव थे। नवाब साहब के चेहरे पर सहयात्री से मिलने की कोई उत्सुकता नहीं थी। लेखक नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के बारे में सोचने लगे और अनेक कारण अपने मन में उन्होंने नवाब साहब के बारे में बना लिए। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अचानक नवाब साहब हमें बोले, आदाब अर्ज। उनको नमस्कार किया। जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? और अचानक नवाब साहब ने उनसे खीरे खाने के लिए पूछा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन, अचानक ऐसे बदल जाना, उनसे बातें करना, खीरे के लिए पूछना, ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। भांप लिया मतलब उन्होंने समझ लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। तो लेखक ने क्या समझ लिया कि अब ये अपने आप को शरीफ दिखाना चाहते हैं, अपने की हमें भी आदर सत्कार करना आता है। लेकिन लेखक ने जवाब दिया, अपने आत्मसम्मान को बचाया और कहा, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं, कृपया आप ही खाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। नवाब साहब ने लेखक का जवाब सुनकर फिर खिड़की से बाहर देखा और इरादा करके खीरों के नीचे से तौलिया निकाला और उसको झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। सीट के नीचे से पानी का भरा हुआ लोटा उठाया और खीरों को धोया और तौलिए से अच्छी तरह पोंछ लिया। अपनी जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। दोनों खीरों के सिर काटे मतलब खीरों को आगे पीछे से काटकर रगड़ा जाता है ताकि उनका कड़वापन दूर हो जाए। और उन्हें गोद कर झाग निकाला, उनका झाग निकाल दिया, रगड़ने पर झाग आ जाते हैं। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर, एहतियात क्या होती है? सावधानी, एहतियात सावधानी, ठीक है, सावधानी से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। फिर खीरों को बहुत सावधानी से छीला और उसकी खीरे की फाकों को बहुत सुंदर तरीके से तौलिए पर सजाया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लेखक ने अनुमान लगाया कि ये खीरे इसने लखनऊ स्टेशन से खरीदे होंगे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाला ग्राहक को जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च पुड़िया बनाकर दे देता है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। तो नवाब साहब ने पहले वो खीरे की फाके अच्छी तरह से रखी और उस पर फिर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च बुरखा दी, यानी छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। मतलब नवाब साहब के प्रत्येक हाव भाव से और मुंह के भावों से पता चल रहा था कि उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। मतलब खीरे की फाकों को देखकर नवाब साहब का मन खीरे खाने के लिए हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो किसी आदमी के सामने खीरा खाना नहीं चाहते, ठीक है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं।
लेखक उसको टेढ़ी नज़र से देख रहा था और सोच रहा था कि मियाँ रईस तो बनता है, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आया है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा और कहा कि शौक कीजिए यानी खीरा खाइए, लखनऊ का स्पेशल बालम खीरा है। लखनऊ का स्पेशल बालम खीरा है, आप खा लीजिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। नमक मिर्च छिड़क देने के बाद जो ताजे खीरे की पनियाती मतलब रसीली, ठीक है, रसीली फाके थी, उनको देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन लेखक पहले से इनकार कर चुका था, मना कर चुका था। आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा भाई, आत्मसम्मान की बात है, सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। पहले मना कर चुका है तो अब कैसे खा सकता है। लेकिन लेखक का मन भी वो खीरा खाने के लिए कर रहा था। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब मतलब इच्छा नहीं हो रही खाने की अभी। धन्यवाद, लेकिन अभी इस वक्त खीरा खाने की इच्छा नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। मैदा आमाशय को बोलते हैं। मैदा भी जरा मतलब पाचन शक्ति मेरी कमज़ोर है, पेट खराब है, इसलिए आप ही शौक फरमाएं, आप ही ये खीरा खा लीजिए। आगे है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। नवाब साहब ने ललचाई आंखों से नमक मिर्च छिड़की हुई चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर लंबा सांस लिया। ठीक है, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फिर खीरे की एक फांक उठाई और उसको होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, उसके बाद उस फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई और उसकी मतलब स्मेल ली और उसके स्वाद को दिखाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और लंबा सांस लिया। लंबा सांस मतलब उसको सूंघा। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया और नवाब साहब के मुंह में जो पानी आया हुआ था खीरे को देखकर, उस घूंट को भी गले में उन्होंने सटका लिया या उतार लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया और उसके बाद खीरे की उस फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब खीरे की फांकों को सूंघते और खिड़की से बाहर फेंकते जाते। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओठ पोंछ लिए। नवाब साहब ने ऐसे ही एक एक करके खीरे की सारी फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ और ओठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। ठीक है, गुलाबी आंखें मतलब प्रसन्नता भरी आंखों से हमारी तरफ देख रहे थे, मानो कह रहे हों कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। गर्व से नवाब साहब लेखक की तरफ देख रहे थे तो लेखक ने क्या सोचा कि शायद मुझसे ये कहना चाहता है कि ये है खानदानी रईसों का खीरा खाने का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। नवाब साहब खीरे की तैयारी और उसको खाने के तरीके, इन सब बातों से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हमें भी इस स्वीकृति में सिर झुकाना पड़ा कि ये है खानदानी तरीका खीरा खाने का। ठीक है, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक सोच रहा था कि खीरा
इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म तरीका तो जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर होता है पेट, तृप्ति मतलब क्या सिर्फ सूंघ लेने से पेट भर भी सकता है? ये बात कौन सोच रहा था? लेखक सोच रहा था। नवाब साहब की ओर से पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब लेट गए थे और भरे पेट से किसकी आवाज़ सुनाई दी लेखक को? डकार की। और डकार हमें कब आती है? जब हमारा पेट भर गया हो। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा कि खीरा लजीज होता है, मतलब खीरा खाने में स्वादिष्ट तो होता है लेकिन होता है शकील। शकील मतलब जो जल्दी से न पचता हो, लेकिन जल्दी से पचता नहीं। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है कि अपच पैदा कर देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। लेखक ने कहा कि मुझे तो आज एक नया ही ज्ञान मिला, अर्थात मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, और मैंने पहचाना कि ये हैं असली नई कहानी के लेखक, तो जो सिर्फ सूंघ कर काट कर ही अपना पेट भर लेते हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? और लेखक किस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सिर्फ खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से अगर पेट भर जाता है और डकार आ सकती हैं तो बिना विचार घटना और पात्रों के सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से कोई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।